विद्या। भवत्या नाम के? मम नाम मानसी। भवत्या नाम के? मम नाम प्रजा गोस्वामी। भवत्या पितु नाम के? मम पितु नाम सुरेश। भवत्या पितु नाम के? मम पितु नाम सुरेश। तव की करोसि अहम वार्तां करोमि। तव की करोसि अहम वार्तां करोमि। भवत्या गृहे कुत्र अस्ति? अहं शिवानानगरे अस्ति। भवत्या गृहे कुत्र अस्ति? मम गृहं शिवानानगरे अस्ति। भवत्या विद्यालय नाम किं? मम विद्यालय नाम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक शिवाना। भवत्या विद्यालय नाम किं? मम विद्यालय नाम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक शिवाना। भवत्या गृहे की करोसि? अहं गृहे वार्तां करोमि। भवत्या गृहे की करोसि? अहं गृहे पठामि क्रीडामि खादामि च। नमस्कार। सर्वे नमस्कार। मम अद्य पार्कणस्य स्वामी विवेकानंद परिचय अस्ति। स्वामी विवेकानंद हिंदू भिक्षु भारतीय प्रभावशाली अन्यतम अस्ति। तस्य महापुरुष जन्मे 12 दिनांके जनवरी मासे अभवत्। स्वामी विवेकानंद पितु विश्वनाथ दत्त आसीत्। बाल्यकाले स्वामी विवेकानंद नाम नरेंद्र दत्त आसीत्। अध्यात्म विषये तस्य महती रुचि आसीत्। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स भारतीय प्रतिनिधि द्वित्वम् आसीत्। विवेकानंद ठीक है। Hello, good afternoon. Today my topic is field trip. Where are you going, Arshita? I am going to the petting zoo with my classmates. What is a petting zoo? A petting zoo is a special zoo. We can pet the animals. Really, can I pet a lion? No, a lion is a dangerous animal. What kind of animals are in a petting zoo? There are baby goat sheep. Wow, that sounds like fun. Can I go with you? Sorry, Rashi, I am going on a field trip. Thank you. एक बार सब मिलकर के इन भैया बहनों के लिए ताली बजा दीजिए जरा। मंच पर आकर के बोलने में बड़े बड़े लोगों के पांव कथक नृत्य करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे भैया बहनों को निरंतर जो एक प्रस्तुति का अभ्यास रहता है तो उसके कारण से एक सहजता भी दिखती है हमको। तो मैंने जैसा कहा कि केवल एक भाषा नहीं, तो हम तीनों भाषाओं पर भैया बहनों को वह ठीक प्रकार से संभाषण कर सके, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। एक और जो विशेषता विद्या भारती के विद्यालयों की है, वह मैं थोड़ा सा आप सबसे प्रश्न करते हुए थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक दूसरा माइक थोड़ा बीच में ले जाना। एक छोटा सा प्रश्न है, हम सब लोग जानते भी हैं, ये जो भैया बहन हैं, इनको सीखने के लिए क्या क्या साधन चाहिए? कौन कौन से साधन इनको सीखने के लिए चाहिए? आप हमको कौन से साधन सीखने के लिए चाहिए ऐसा मानते हैं? कोई भी बताए जरा। बहुत सरल प्रश्न है कि ज्यादा कठिन नहीं है। माइक आपके बीच में घूम रहा है। सामान्य प्रश्न है, कोई भी बताइए क्या साधन चाहिए उनको सीखने के लिए? आप क्या मानते हैं? इधर बहन जी को दीजिए आगे। ये जरा देखिए क्या हो गया। बच्चे के लिए तो एक माँ ही होती है जो उसको कुछ भी सिखा सकती है, कुछ भी बना सकती है और कुछ भी कर सकती है। अच्छा, बहन जी ने कहा है कि बच्चे के लिए एक माँ है जो एक सीखने के साधन के रूप में। और क्या साधन चाहिए?
आप लोग उनको कुछ साधन उपलब्ध कराते होंगे ना, क्या साधन चाहिए होते हैं जिनसे वो सीखते हैं, क्या देकर भेजते हैं, बोलिए जरा। कुछ माताएं बहनें बैठे बैठे संकेत कर रही है कि पेन है, पेंसिल है, पाटी है, ये चाहिए। इसको बंद रखो, जब जरूरत हो तब लीजिए। हाँ, बच्चे की लालसा और सिखाने वाले का दृढ़ निश्चय, उसके अलावा सारे साधन है। बहुत अच्छा। और कोई एक माताजी और कोई बताइए, सीखने के लिए क्या साधन चाहिए? बच्चे की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कुछ भी चीज जानने की, ऐसा तो बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न है मेरा, आप लोगों की क्या इच्छा है? आप अपनी संतान को क्या बनाना चाहते हैं? पहले तो उनकी मेहनत होनी चाहिए, वो लगन से कुछ भी चीज सीखना चाहे पहले तो वो, क्योंकि बड़े बच्चे अभी बहुत छोटे हैं जैसे, तो बनने का तो वो अभी लक्ष्य अभी उनका निश्चित करना है। ऐसा आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं? ऐसा है सर कि मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने सोचा कुछ आगे करूँगी मैं, पर नहीं हो पाया। तो ऐसा है, इनके पापा टीचर है ऐसा, तो अब देखो हम तो चाहते हैं कुछ ना कुछ बना ही है, ऐसा हमारी पूरी कोशिश है। कुछ न कुछ यानी क्या, आप क्या मन से क्या चाहती है? देखो बच्ची के लिए तो है जैसे वो टीचर बने, ठीक है। हाँ, और लड़के के लिए है तो वो जिस फील्ड में जाना चाहेगा आगे होके, अभी 4th में है वो, सूरज सोनी अभी आया था। जी। तो आगे देखो वो क्या, हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश पूरी करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा। अच्छा, जी बहन। साइंस के अंदर भी वो बच्चा आगे बढ़े, नए नए प्रोजेक्ट उनको बच्चों को सिखाएं, उनको ये है कि नए नए अच्छे अच्छे साइंस के प्रोजेक्ट बनने के लाके, क्योंकि वैज्ञानिक का भी देखो अपने वो जो कुछ भी आगे किया है, तो हम भी चाहते हैं हम बच्चों को अच्छा वैज्ञानिक बनाएं, अच्छा नाम रोशन करें हमारे बच्चे। बहुत अच्छा। साइंस में, खेल कूद में अच्छे सब आगे बच्चे बढ़े। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए जो बोले उनके लिए। मैंने 2 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न था मेरा कि उनको सीखने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, तो वास्तव में बाकी जितने भी हमको भौतिक साधन दिखते हैं ये सब दूसरे स्थान पर है। बालक के जो सीखने के साधन है ना, उसको भगवान दे करके भेजता है, और वो है कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, जिनके माध्यम से वह सीखता है। ये सीखने के साधन है। आज सबसे अधिक उपेक्षा जो हो रही है ना, इन सीखने के साधनों की हो रही है। उनके ये सीखने के साधन सीखने योग्य बने, उसके लिए क्या करना इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उसको सीखने के लिए दूसरे जो साधन चाहिए, अच्छा बस्ता दिलाएंगे, अच्छी स्लेट दिलाएंगे, अच्छी कॉपियां किताबें दिलाएंगे, अच्छा एक उसको बताएंगे कि ये हमारे घर में कोई मेहमान आएंगे तो बताएंगे इसका स्टडी रूम है, उसके लिए अच्छी टेबल होगी, कुर्सी होगी, ऐसे सब प्रकार के संसाधन उसको उपलब्ध कराएंगे, अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे। किंतु जिनकी कीमत है ही नहीं, यानी जिसकी कीमत नहीं की जा सकती, ऐसी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, वह सीखने लायक बनी रहे, इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। तो ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी है ज्ञानेंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या हम अपने बच्चों की इन 5 ज्ञानेंद्रियों को ये सीखने योग्य बनती चली जाए, इसकी चिंता करते हैं क्या? इसके बारे में कुछ सोचते हैं क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं सोचते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि चाहे बच्चा 2 साल का है, चाहे 1.5 साल का है, चाहे 3 साल का है, हम रसोई में काम करते रहते हैं और मोबाइल उसको हमारा पकड़ा देते हैं कि ले कीप साइलेंट होकर के
वो मोबाइल देखता रहता है, घुमाता रहता है, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। ये यहाँ पर बैठा अभी भैया भी जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल दो। क्या हम चिंता कर रहे हैं उसकी आंखों की? नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसके कानों की चिंता कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। बच्चा घर में 5 साल का 6 साल का बच्चा है, वो कान में ईयरफोन डाल करके सुनता है। घर में दूसरी प्रकार की आवाजें होती है तो उसको लगता है कि आवाज कम है, इसलिए वो वॉल्यूम को और तेज करता है। और जब वो वॉल्यूम तेज करता है तो धीरे धीरे उसकी आंखों कानों की जो श्रवण शक्ति है, ये श्रवण शक्ति डैमेज होती चली जाती है और बाद में हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि उसका इलाज कराएं। क्या हम उसके घ्राणेंद्रियों की चिंता करते हैं क्या? तो उसकी भी चिंता हम नहीं करते हैं। हम घर के अंदर आज ऐसी बहुत सारी परफ्यूम्स का उपयोग करते हैं जो केमिकल से बनती है। वह केमिकल्स जो है, वह परफ्यूम्स जो घर में उपयोग लिए जाते हैं, उनके कारण से बालकों की घ्राणेंद्रियों का भी ह्रास होता चला जा रहा है। आज हम घर के अंदर इस प्रकार के वस्तुएं उपयोग में ले रहे हैं, चाहे वो क्रीम होगा, चाहे वो पाउडर होगा, चाहे और प्रकार की जो चीजें होगी, बॉडी लोशंस होंगे, ये सब केमिकल से बने हुए हैं। इन सब का उपयोग हम बच्चों के लिए करते हैं। हम उनकी 5 ज्ञानेंद्रियों को डैमेज कर रहे हैं। हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो सीखने के इन साधनों की चिंता हमारे द्वारा होनी चाहिए। इसकी चिंता विद्या भारती करती है अपने विद्यालयों के अंदर। हम विद्यार्थियों को प्राणायाम योग के माध्यम से इन 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसे हो, इसका प्रयत्न विद्यालय में किया जाता है। विद्यालय के अंदर 12 व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करा करके उनकी इन ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का हम विकास करते हैं। हम क्या चाहते हैं, विशेष करके जो यहाँ अरुण, उदय और प्रभात की जो माताएं बहनें बैठी है, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, भैया बहन इन कक्षाओं में जो पढ़ते हैं, इस साल ऐसी कोई माताएं हैं क्या जिन्होंने इसी वर्ष विद्यालय में छोटी आयु के 3 साल के, 4 साल के या 5 साल के और प्रवेश कराया? जरा हाथ खड़ा करना। इस वर्ष प्रवेश कराया है 3री, 4ठी, 5वीं 3, 4, 5 साल की आयु के बच्चों को। ऐसे 1-2 माताएं यहाँ बैठी है, बाकी आई नहीं है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए भी ये समझने की बात है। हम भैया बहन को विद्यालय में प्रवेश कराने के साथ प्रतिदिन यह देखना चाहते हैं कि उसको होमवर्क क्या मिला है। आज एडमिशन दिया, अगले दिन भैया जी से पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि तुझे होमवर्क क्या दिया है, तुझे क्या लिखवाया है। तो ये जो पूछना या उससे ये लिखवाना 3 साल से 5 साल की आयु के बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ा अत्याचार है। उनके जो शरीर की ये जो कोमल तंतु जो होते हैं, ये जब हम बहुत कठोर चीजें उनको हाथ में पकड़ा करके और लिखने का अभ्यास कराते हैं, चाहे वो बतना होगा चाहे पेंसिल होगी, तो वह धीरे धीरे उसके वो तंतु कमजोर होते चले जाते हैं और बाद में वह अपने इन हाथों से, जिन हाथों के अंदर सारी सृष्टि की रचना करने की ताकत है, इसलिए हम सवेरे उठ करके बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये जो कर है, यही सब कुछ कर सकते हैं और इन कर को ही हम कमजोर बनाते चले जा रहे हैं। और इसलिए 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास करने का अपना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। विद्या भारती शिशु वाटिका के माध्यम से पिछले अनेक वर्षों से अभिभावकों का भी प्रबोधन कर रही है। विद्यालय में अभिभावकों की इच्छा से इधर जाकर के दोनों काम करने पड़ रहे हैं हमको, इसलिए कुछ लिख करके भी देना पड़ता है और साथ में वह भी करना पड़ता है हमको। और जब लिख करके दिया जाता है, बच्चा जब लिख नहीं पाता है क्योंकि उसके हाथ अभी तक इस लायक नहीं बने हैं, तो हम क्या करते हैं, जब वह नहीं लिख पाता है तो थोड़ा गुस्सा भी आता है हमको। तब हम पास में बैठते हैं, फिर उसका हाथ पकड़ते हैं। जब हाथ भी वो ठीक से नहीं चलाता है, उसका दिमाग, आप तो हाथ पकड़े हुए हो लेकिन उसका दिमाग सामने गमले पर, पौधे के ऊपर तितली बैठी हुई पंख फड़फड़ा रही, उसका दिमाग उधर है। आप चाहते हैं कि वो लिखे और जब नहीं लिख रहा है आपको गुस्सा आता है, तब आप उसका हाथ और जोर से पकड़ते हैं। बताइए बच्चे के साथ क्या होता है, ये विचार करने की जरूरत है।
यहाँ जो अरुण, उदय और प्रभात ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में हम बच्चों को, मैंने जैसा कहा 14-12 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। चित्र पुस्तकालय है, चित्र प्रदर्शनी है, तरण ताल है, आदर्श घर है, क्रीडांगन है, वस्तु संग्रहालय है, चित्र पुस्तकालय है। ऐसी इन सब व्यवस्थाओं के माध्यम से हम उनको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करवाते हैं। कविता, कथा, कहानी, रोल प्ले, खेल, ऐसी सब प्रकार की गतिविधियां करवाते करवाते उनको भाषा का, गणित का ज्ञान करवाते हैं साथ साथ में। और इसलिए आप अभी इन कक्षाओं में ये जोर ना दें कि उनको गृह कार्य मिलना चाहिए। उनका गृह कार्य क्या हो सकता है? अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो आया है कि बच्चों को क्रिएटिव वर्किंग देनी चाहिए। मैं एक विद्यालय के अंदर गया, वहां मैंने अध्यापक की आचार्य विवरणिका देखी जिसमें वो पाठ योजना बनाते हैं। तो उस पाठ योजना के अंदर मैंने देखा कि उन्होंने, वो गणित के आचार्य थे, उन्होंने गृह कार्य में दिया था कि आप अपने घर में जाकर के ऐसी जितनी भी गोल वस्तुएं हैं, उन गोल वस्तुओं का एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या माप है वो लिखकर लेकर के आइए। मैंने उन आचार्य जी से पूछा कि आपने ये गृह कार्य दिया, इसका क्या अनुभव हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में 2-3 माताओं बहनों के फोन आए घर से कि आज आपने इसको क्या काम दे दिया है, जो घर में आकर के कभी कटोरी उठा रहा है, कभी प्लेट उठा रहा है, कभी थाली उठा रहा है, कभी चकला उठा रहा है और सबको नाप रहा है। क्या ये पढ़ाई नहीं है? हम क्या मानते हैं इसको? क्या ये पढ़ाई नहीं है? ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है। वो बच्चा स्वयं सीख रहा है किसी भी चीज को कैसे मापा जा सकता है, उससे वो अंदाज लगाना शुरू करता है। हम चाहते हैं केवल कॉपी के अंदर वह 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच सके, 90 डिग्री का कोण बना सके। नहीं, बच्चों को कोण बनाना सिखा करके मैदान में फीता दे करके भेज दिया कि आप खो खो का मैदान बनाओ, कबड्डी का मैदान बनाओ। जब वो मैदान के अंदर जाकर के वही प्रयोग करता है तब उसको वास्तव में शिक्षा मिलती है। आज हम केवल रटंत विद्या पर, रोट लर्निंग पर हम सब लोग भी चाहते हैं कि सुना तुझे कितने पहाड़े याद है, तुझे अल्फाबेट याद हो गया क्या, तुझे कौन सी पोइम आती है, केवल इसी पर हम फोकस कर देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि विद्या भारती जिस विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के चल रही है, हमारे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। और इसके लिए विद्या भारती शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संगीत शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, ऐसे 5 आधारभूत विषयों के माध्यम से हम अपने भैया बहनों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसलिए समय समय पर हमारे यहाँ पर जो आचार्य, अपने विद्यालय में जो आचार्य बंधु भगिनी कार्य करते हैं, इनके प्रशिक्षण वर्ग लगाते हैं। उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम अपने भैया बहनों का उनकी आयु के स्तर के अनुसार उनका सर्वांगीण विकास कर सके। और इसलिए विद्यालय में होने वाली इन सब प्रकार की गतिविधियों की तरफ आप सब लोगों का ध्यान जाना चाहिए। संक्षिप्त में 2-3 निवेदन और आप लोगों से करके मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। मैं परसों पाटोदी में था, वहां पर भी मातृ सम्मेलन ही था। तो मैंने वहां पर भी प्रश्न पूछा कि आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? तो एक माताजी ने खड़े होकर के कहा कि हम भगवान बनाना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर के मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ये केवल भारत की धरती है जो ये कल्पना कर सकती है कि हम अपनी संतान को भगवान बना सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश के लोगों के मन में ये संकल्प ना हो कि मनुष्य के रूप में भगवान भी जन्म ले सकता है। वे केवल एक ही बात सोचते हैं कि भगवान अपना दूत भेज सकता है, पैगंबर, मैसेंजर, मसीह भेज सकता है, भगवान स्वयं नहीं आ सकते। लेकिन भारत की धरती है जो यह कहती है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। यह वह धरती है जिस धरती का गायन देवता लोग करते हैं और अवसर ढूंढते हैं कि हमें भी इस धरती पर जन्म लेने का अवसर मिलना चाहिए। उन माताजी ने जब कहा कि मैं भी अपनी संतान को भगवान बनाना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर माता के मन के अंदर ये भाव जगना चाहिए कि मैं मेरी संतति को राम बनाऊंगी, कृष्ण बनाऊंगी, सीता बनाऊंगी, सावित्री बनाऊंगी। क्यों नहीं बना सकती? मैं भी कौशल्या से कम नहीं हूं, मैं भी यशोदा से कम नहीं हूं। मैं भी अपनी संतान को उसी प्रकार की श्रेष्ठ संतान के रूप में खड़ा करूंगी और वैसा जीवन अपना बनाऊंगी।
जब आप श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाना पड़ता है, हमको भी तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या से घर में भगवान नहीं आता है। भगवान को अपने घर में यदि देखना चाहते हैं हम, तो हमको उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा जैसा जीवन देवकी ने, यशोदा ने, कौशल्या ने जिया था। और इसलिए भगवान के जैसा व्यवहार हमारी संतान सीखे, वैसा व्यवहार हमको करना पड़ेगा। मैंने उन माताजी से प्रश्न पूछा कि आप भगवान बनाना चाहते हो, तो भगवान राम के जैसा बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि भगवान राम ने किसके हाथ के जूठे बैर खाए थे? आप लोग भी जानते होंगे किसके हाथ के जूठे बैर खाए थे? सबरी के। कौन थी सबरी? भीलनी थी। आज तथाकथित जिसको कहा जाता है कि वह दलित समाज है, वह जिसके साथ में छूत का व्यवहार किया जाता है, ऐसा दृश्य जो समाज में दिखाई देता है। हम अपनी संतान को भगवान बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जब उसी भगवान का अंश कोई भी जाति का आ जाता है तो हम उसके साथ में भेद करते हैं। हम भगवान के राह पर चल रहे हैं क्या? हम भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? इस भारत की धरती में हमारे किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि किसी के साथ में भी भेद करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो आत्मा आप में है वही आत्मा मुझ में है। जो आत्मा आप में और मुझ में है वही आत्मा चींटी में भी है, कुत्ते में भी है, गधे में भी है। इसलिए हमारी संतानों को यह सिखाना पड़ेगा कि हमें यदि अपने इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, राष्ट्र को ताकतवर और समर्थ बनाना है, तो किसी भी प्रकार की विषमता का व्यवहार हम किसी के साथ में नहीं करेंगे। हमारे घर में, परिवार में आने वाला चाहे किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति होगा, उसके अंदर भगवान का दर्शन करेंगे। अरे हम कथा सुनते हैं भगवान नामदेव की, रोटी पका रहे थे, कुत्ता रोटी उठा करके लेकर के जा रहा था। साध्वी ऋतंबरा जी अपने प्रवचनों के अंदर उसके बारे में बताती है कि जब कुत्ता रोटी लेकर के जा रहे थे तो संत नामदेव घी की कटोरी उठा करके उस कुत्ते के पीछे भाग रहे थे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। अरे रूखी रोटी क्यों खा रहे हो, घी लगा करके खाइए भगवान। संत एकनाथ गंगोत्री से जल लेकर के जा रहे हैं रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए। रास्ते में प्यासा गधा मिलता है, वह गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल जो रामेश्वरम पर ले जाकर के चढ़ाने वाले थे, प्यासे गधे को प्यास से तड़पते हुए देख करके वहीं पर अपने भगवान शंकर का आराधन करते हुए उस गधे को जल पिला देते हैं। उस गधे में भी उनको भगवान शंकर का स्मरण होता है। और हम हमारे जैसे मनुष्य, जो हमारे ही जैसा है, उसके साथ में हम भेद करते हैं। मैं आप सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम अपनी संतान को राम और कृष्ण बनाना चाहते हैं तो हमको भी कौशल्या और यशोदा बनना पड़ेगा। ऐसी विषमता का व्यवहार हमारे परिवार में नहीं होगा, ऐसा वातावरण हम अपने घर के अंदर खड़ा करेंगे। आज पर्यावरण की दृष्टि से आपके सामने यहाँ पर एक एकांक की प्रस्तुत की गई गीत के माध्यम से आज हम सब लोग पर्यावरण के शत्रु बने हुए हैं। इस पर्यावरण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम जल के बिना नहीं रह सकते, हम वृक्ष के बिना नहीं रह सकते, हम स्वच्छ वायु के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज इन सब को हम प्रदूषित कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग करके हम अपनी भूमि को बंजर कर रहे हैं। व्यर्थ के कामों के अंदर जल का दुरुपयोग करके आज हम जल की कमी को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कोई समय था जिस समय सिवाना के आसपास का पूरा क्षेत्र सस्य श्यामल क्षेत्र था, लेकिन आज चारों तरफ हमको दिखाई देता है कि पानी की कमी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम अपने भैया बहनों का जीवन व्यवहार ऐसा बनाएं कि वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कैसे रहे। आज एक बहन ने अपने जन्मदिन पर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया पौधारोपण करके। आज हमारे परिवार बिखरते हुए जा रहे हैं। हमारे भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी जो एक मजबूत जो रीढ़ है वो हमारा परिवार व्यवस्था है, हमारे कुटुंब की व्यवस्था है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल्स के माध्यम से जो हमारा यहाँ पर सांस्कृतिक प्रदूषण किया जा रहा है, उसके कारण से आज हम अपने परिवारों को खोते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। हम अपने परिवार को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार को भारतीय संस्कृति का केंद्र कैसे बना सकते हैं, ऐसी 6 बातों पर यदि हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं हमारा परिवार राम और कृष्ण बनाने वाला परिवार बनेगा। हम अपने परिवार के अंदर अपना घर इस प्रकार का बनाएंगे, घर में तुलसी का पौधा होगा,
सुबह शाम गाय और कुत्ते को रोटी अपने बालकों के हाथ से दिलाएंगे। पीपल का पूजन करने जब जाएंगे तो भैया बहन को साथ लेकर के जाएंगे। पीपल को जल चढ़ाने के लिए घर के अंदर पूजा का स्थान बनाएंगे। प्रातः काल या संध्या के काल किसी भी एक समय में एक साथ बैठ करके उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करेंगे जिन्होंने हमको ये मनुष्य का रूप दिया है। हम एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। सब लोग मिलकर के एक साथ बैठेंगे। घर की, परिवार की, कुल की मर्यादा की चर्चा करते हुए आने वाली पीढ़ी को मर्यादित और संस्कार देने का काम करेंगे। हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा की वेशभूषा पर महत्व देंगे। कोई भी तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव आएगा तो हम पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा की तरफ आकृष्ट नहीं होंगे। हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा हमारे भैया बहन पहनेंगे और हम भी उनके सामने उदाहरण बनेंगे। हम भ्रमण करने के लिए कोई पर्यटन के स्थलों पर नहीं जाएंगे। ऐसे स्थलों पर अपने परिवार के साथ में भ्रमण के लिए जाएंगे जहां से कुछ सीखा जा सकता है। ऐतिहासिक स्थलों पर जाएंगे, तीर्थ स्थलों पर जाएंगे जहां से एक आध्यात्मिक ताकत हमारे भैया बहनों को मिलेगी। ये सामाजिक समरसता का व्यवहार, पर्यावरण के प्रति संरक्षण का भाव, हमारे परिवार की मजबूती, ये सब प्रकार की बातों का भाव विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम भैया बहनों में जगाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु उन भावों को पोषित करने का काम आपको करना है। उन भावों में पानी देना, खाद देना, उनकी सुरक्षा करना, ये जिम्मेवारी आप सब लोगों की है। आप सब सजग मातृशक्ति ने विद्यालय के आमंत्रण पर यहाँ आकर के इसमें सहभाग किया। आपके सामने जितनी भी प्रकार की बात यहाँ पर आई है, आपको लगता है कि इनमें से जो जो बातें हमारे भैया बहनों के विकास के लिए अच्छी है, वे सारी बातें आप साथ लेकर के जाना। लेकिन कोई बात आपको लगती है कि ठीक नहीं है, उसको आप यहीं छोड़ करके जाना। इतना निवेदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की